अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम, जिसमें हम पहली एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं टॉर्शनल पेंडुलम या टॉर्शनल ऑसिलेटर भी आप इसे कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब, क्या है, क्या इसकी इक्वेशन बनेगी, क्या इसमें इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम, तो टॉर्शनल पेंडुलम हमारी मेन हेडिंग हुई। तो आपके पास टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है? आप समझें कि एक सर्कुलर डिस्क है आपके पास, आपने उसे एक वायर की मदद से सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। यानी आपने उसे अटैच किया उसके सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क पे, जहां पे डिस्क का सेंटर बनता है। तो आपके पास वायर दूसरे सिरे से बंधी हुई है। अब आप अगर उसे ट्विस्ट करेंगे तो वो ओसिलेशन करेगी। तो ऐसा जो केस बनेगा, ये जो आपके पास सिस्टम बन रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल ओसिलेटर या टॉर्शनल पेंडुलम। समझ आ गई बात? तो सादा सादा क्या है, एक डिस्क है जो आपके पास, आपने उसे एक वायर के साथ अटैच किया है। वायर को कहां बांधा है? सेंटर पे, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्क पे। दूसरा सिरा कहां है? बंधा हुआ है। अब आपने इसे ट्विस्ट देना है, ठीक है। तो ये चीज जो बनेगी ये क्या कहलाएगी? टॉर्शनल ओसिलेटर कहलाएगी या टॉर्शनल पेंडुलम बोलेंगे। ओके, अब आप इसकी थ्योरी को जरा समझते हैं। तो हम कहेंगे कि टॉर्शनल पेंडुलम या टॉर्शनल ओसिलेटर एक डिस्क लाइक मैस होता है जिसे आपने एक वायर से सस्पेंड किया हुआ है। जब आप इस मैस को ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये वायर एक टॉर्क एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो मैस तो आपने रोटेट किया, ट्विस्ट किया, वो घूमेगा, मगर वो वापिस आना चाहेगा किधर? अपनी असल वाली जगह के ऊपर। तो आप अगर उसे ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो ये आपके पास जब मैस है अपनी मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर वापिस आएगा। तो इसका मतलब ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करना लग पड़ेगा। इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। बात समझ आ गई? तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्प्रिंग मैथ सिस्टम को आप वर्टिकल सोचते हो, ये अब आपके पास एंगुलर कंसेप्ट में आ गया कि हम कह सकते हैं कि ये एंगुलर वर्जन है किस चीज का भी? हैंगिंग स्प्रिंग मैथ सिस्टम का। ओके होगी बात। अब जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इसको जरा समझते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जब आपकी ये डिस्क इक्विलिब्रियम में है, यानी आपने अभी उस पर कोई उसे हिलाया नहीं, ट्विस्ट नहीं किया, कोई टॉर्क नहीं लगा, तो आपके पास जो रेडियल लाइन है, जो आपके पास ये सेंटर में आपको ओ पी दिख रही है, नजर आ रही है ना आपके पास, जो इसके रिम के ऊपर आपको बनी हुई दिख रही है। जब आप इस डिस्क को रोटेट करेंगे तो ये लाइन थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी आपके पास। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दाएं या बाएं जहां पे भी आप इसे रोटेट करें तो ये ओपी लाइन एक नई जगह पे आ जाएगी। तो आपके पास इसका मतलब वायर में क्या आया है? ट्विस्ट आया है। तो हमें वायर के ट्विस्ट का पता चलाने के लिए मैंने डिस्क के ऊपर एक तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। जब मैं उसे हिलाऊंगा तो वो लाइन अपनी पोजीशन से थीटा एंगल क्या कर जाएगी? ट्विस्ट कर जाएगी। तो अब ये जो ट्विस्टेड वायर है ये क्या करेगी? ये हमारी डिस्क पे जो आपको टॉर्क लगाएगी, उसको वापस लाना चाहेगी उसकी मेन पोजीशन पे। हम कहें कि अगर मैंने बहुत ज्यादा नहीं ट्विस्ट किया, हल्का सा ही ट्विस्ट किया हुआ है, तो आपके पास जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, टा बराबर आ जाएगा किसके? प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। यहाँ पे टा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। के यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आया। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सस्पेंशन वायर पे। इसे हम टॉर्क कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, के को। ठीक होगी बात? अब आपके पास नेगेटिव साइन पे क्या शो कर रहा है कि टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ है। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स मेरी डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ थी ना, तो अब चूंकि एंगुलर का कंसेप्ट है तो मैं बोलूंगा टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ है। तो कंसेप्ट वही है आपके पास कि नेगेटिव साइन जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, रिस्टोरिंग फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो अब मैं रिस्टोरिंग फोर्स नहीं कह रहा, अब मैं रिस्टोरिंग टॉर्क कह रहा हूं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आएगा, इस वजह से मैंने नेगेटिव मेंशन किया है। ठीक है, अब आपके पास न्यूटन का जो एंगुलर फॉर्म है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, तो राइट साइड सेम कर दी। यहां से अल्फा क्या माना जा सकता है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ये के थीटा अगर आई को दूसरे एंड पे ले जाओ तो के बाई आई लिखा जा सकता है। के भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है। आई यहाँ पे क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक होगी बात। तो अब आप क्या कहोगे, ये जो इक्वेशन 3 है क्या ये आपके पास एंगुलर एसएचएम कहलाएगी? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने लास्ट लेक्चर में लीनियर वाले केस में पढ़ी थी कि डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर बराबर है किसके, माइनस के बाई एम इंटू एक्स के तौर पे। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन 3 एक तरह से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो कि एंगुलर एसएचएम को शो कर रही है यहाँ पे। अब इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो आप डी स्केयर ओवर डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, डी थीटा ओवर डी टी लिखा जा सकता है। क्या ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा डी थीटा ओवर डी टी? तो मैंने लिख दिया डी ओमेगा ओवर डी टी बराबर है माइनस के आई ओवर थीटा के। अब मैं थोड़ी सी अरेंजमेंट करता हूं कि क्या जनाब दोनों तरफ डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर आपके पास क्या बन गया, डी ओमेगा बाहर निकाल लो, डी थीटा ओवर डी टी, क्या ये ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा? तो अब आपने क्या किया, इसकी जगह डी थीटा ओवर डी टी की जगह ओमेगा मेंशन कर दिया, बाकी अभी कोई चेंज नहीं किया। यानी ये सारी चेंज अभी आपके लेफ्ट पे आ रही है कि इसको थोड़ा सा मैनेज किया, अरेंज किया, डी ओमेगा बाहर निकाला, डी थीटा ओवर डी टी को ओमेगा मेंशन कर दिया। अब क्या करना है जनाब, अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइडों पे। तो माइनस के बाई एम कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रल से बाहर उठा लेते हैं, तो क्या इसे 1/2 ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ओमेगा के आगे डिफरेंशियल मौजूद है, थीटा के आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो 1/2 थीटा स्क्वायर आ जाएगा। सी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो वो 2c के साथ तो आ जाएगा, इन दोनों फैक्टर से गायब हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है आपके पास। तो c मैंने जैसे कहा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम इनिशियल कंडीशंस लगा के ले सकते हैं कि अगर थीटा थीटा नॉट के बराबर है, जहां पे एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है। लास्ट लेक्चर में याद है हमने पढ़ा था कि किनारे पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेस हो चुके होंगे, मैक्सिमम ट्विस्ट हो चुका होगा, उससे ज्यादा ट्विस्ट तो नहीं ना आएगा, इसका मतलब उस लम्हे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो थीटा बराबर थीटा नॉट लेंगे तो इसका मतलब ओमेगा 0 हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड 0 हो गई है, तो राइट साइड थीटा की जगह थीटा नॉट आ गया है, तो 2c किसके बराबर आ जाएगा, के बाई आई थीटा नॉट स्क्वायर। तो इसका मतलब 2c की सारे की वैल्यू ये लिखी जा सकती है के बाई आई थीटा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू प्लेस की जाती है इक्वेशन 4 के अंदर, 4 के अंदर। तो जनाब ये अब आपने इक्वेशन 4 में वैल्यू प्लेस कर दी है। अब आप इसमें से कुछ कॉमन उठा सकते हैं, के बाई आई दोनों में है, कॉमन उठा लो तो थीटा नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस थीटा अंदर चला, यानी थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया उसका नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव वाला फैक्टर बाद में लिख दिया आपने। अब आप ओमेगा स्क्वायर है, सिंपल आपको ओमेगा चाहिए तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बाई आई थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो अगर आप कहें कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए अब आपको, ये तो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, तो ओमेगा हमने क्या पढ़ा था, डी थीटा बाई डी टी पढ़ा था, तो ओमेगा की वैल्यू प्लेस कर दी डी थीटा बाई डी टी, इसको अरेंज कर देंगे, थीटा वाले फैक्टर एक तरफ कर लेंगे, डी टी वाला एक तरफ ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ मैंने क्यों पिट किया, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम से मोशन को स्टार्ट किया है। ठीक होगी बात कि आपके पास मोशन कहाँ से स्टार्ट मैंने समझी नहीं, मैंने रीडिंग कहाँ से लेनी शुरू की, जब वो एक्सट्रीम से मूव करेगा। ओके हो गया जनाब। तो अब आप इस इक्वेशन को जो आपके पास बन चुकी है इंटीग्रेट कर लें दोनों साइडों से, तो ये अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये cos थीटा का फंक्शन आ जाएगा आपके पास, cos इनवर्स थीटा बाई थीटा नॉट, और ये सारा dt इंटीग्रल से खत्म हो जाएगा, तो सिंपल t रह जाएगा, और प्लस फाइव यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे आया है, तो मैंने लिख दिया कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओमेगा हम जानते हैं, हमने लास्ट भी पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट के बाई आई के बराबर होता है, तो ये वैल्यू ओमेगा टी आ गई प्लस फाइव के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ से cos दूसरे एंड पे ले आओ, तो cos ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा नॉट, इससे इस तरफ शिफ्ट कर दो, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपको लीनियर वाला केस याद हो तो याद है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव था, यानी वहां पे x लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा था, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है। सेम वही अप्रोच रही, वही फार्मूला दोबारा बन गया, यानी लीनियर वर्जन से हम एंगुलर वर्जन में शिफ्ट हो चुके हैं। तो थीटा नॉट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड निकालना हो तो 2 पाई, हम जानते हैं कि ओमेगा बाई आप जानते हैं ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा की आप वैल्यू जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू सिर्फ प्लेस की है, स्क्वायर रूट आई बाई के आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ यूज कहाँ पे करते हैं, ये आपके पास टाइम कीपिंग, जैसे आप कह लें कि जो बैलेंस व्हील होता है, मैकेनिकल वॉचेस आजकल तो आती नहीं, जो पहले दौर में मैकेनिकल वॉचेस चलती थी उसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क आप स्प्रिंग को देते थे वो आप इसी कंसेप्ट के तहत दिया जाता था। फिर आपके पास जो क्वेंडिश मेथड है, आपने वैल्यू ऑफ जी जो आपके पास न्यूटन का मैथ्स जो लॉ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, उसमें जी की वैल्यू निकालने के लिए आप जो यूज करते हैं मेथड, उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं।
आपने देखा कि आज हमने क्या देखा है कि आपने जो लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आज उसी कंसेप्ट को एंगुलर के अंदर एक एप्लीकेशन में डिस्कस किया गया। सारी बातें वही थी, मगर आज सारा काम किस में था? एंगुलर केस में था। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।